हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल स्टडी करो। गाइस, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम दिसंबर 2024 का सीटेट का पेपर कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। गाइस, सीटेट का पेपर बहुत इजी होता है, इसमें फिर भी लाखों बच्चे जो है फेल हो जाते हैं। इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और उसके बाद भी बच्चे फेल हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ इतना है कि वो इस एग्ज़ाम को हद से ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो फेल हो जाते हैं। वो किसी भी प्रकार की कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाते। तो आपको किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, टारगेट सेट करना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम पैटर्न देखना पड़ेगा। ठीक है, कि एग्ज़ाम किस प्रकार का आता है, क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, किस लेवल के होते हैं। तो इन्हीं सब बातों को जो है ध्यान में रखते हुए आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। आपके पास अभी पर्याप्त समय है, आप आसानी से हर एक टॉपिक को अच्छे से जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीडीपी के लिए आप क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। ये मैंने भी फॉलो की थी और ये स्ट्रेटजी मेरी बारी में इसने जो है वर्क किया था और मैंने मात्र 15 दिन में, ठीक है, 15 डेज़ में मैंने अपने एग्ज़ाम को जो है निकाल लिया था। और सच बता रहा हूँ गाइस, यदि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे ना तो आपका एग्ज़ाम भी निकल जाएगा और आपको जो है नॉलेज भी हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस देखिए, सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 दोनों में जो है कॉमन आती है। ठीक है, दोनों के लिए कंपलसरी होती है। पेपर 1 में थोड़ा सा इजी होता है, पेपर 2 में जो है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का जो है होता है। पढ़ना दोनों को जो है सेम ही पड़ता है। ठीक है, तो सीडीपी में 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। तो आपको तैयारी कैसे करनी है? तो गाइस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब विकास होता है, ग्रोथ का मतलब वृद्धि होता है। तो ये जो टर्म है डेवलपमेंट और जो है ग्रोथ, दोनों में गाइस ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन किसी नॉर्मल स्टूडेंट से पूछोगे तो वो डेवलपमेंट का सिनोनिम्स ग्रोथ को जो है बता देगा। ठीक है, बट ऐसा जो है नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब विकास होता है, विकास हर एक क्षेत्र में होता है। ठीक है, हर एक चीज़ में होता है, हर एक फील्ड में होता है। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। जबकि जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है, चाहे वो आपकी सैलरी हो, चाहे वो आपका शरीर हो, चाहे वो आपका पेट हो। ठीक है, चाहे वो आपका विचार हो। ठीक है ना, ग्रोथ तो एक बार एक समय सीमा पे जो है रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा जो है चलता रहता है। अच्छा, जो मैंने विचार की बात करी ना, तो विचार भी हमेशा जो है चलता ही रहता है। ठीक है, तो आपको इन दोनों डेवलपमेंट और ग्रोथ, इन दोनों को कोरिलेट करना है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, इन दोनों का अंतर पता होना चाहिए आपको। और उसके बाद देखिए, दूसरा जो टॉपिक है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो धरती पे विद्वान प्रत्येक प्राणी क्या है? डिफरेंट है। ठीक है ना, हर किसी में किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई डिफरेंस होता है। कोई बौद्धिक रूप से अलग है, कोई शारीरिक रूप से अलग है, कोई मानसिक रूप से अलग है। ठीक है, तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी डेवलपमेंट और ग्रोथ के साथ कोरिलेट करके चलना है। ठीक है, अच्छा, आप कोरिलेट कैसे कर सकते हैं? जैसे कि जब आप डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो डेवलपमेंट में आपको जो है जानने के लिए मिलेगा कि विकास क्या होता है, विकास किस प्रकार होता है, विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और ग्रोथ क्या होती है। ठीक है, तो आपको उसी में कोरिलेट करना है क्या, जो भी स्टेजेस होती है ना, एक बच्चे की एक स्टेज होती है, एक अवस्था होती है 0 से 2, जिसे हम संवेदी चालक अवस्था या इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 से जो है 7 वर्ष की अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। ठीक है, इसके बाद 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, फिर 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें को रिलेट करते हुए चलनी है। ठीक है, और इसी टॉपिक से आपको ग्रोथ को कोरिलेट करना है और इन दोनों टॉपिक से आपको इंडिविजुअल डिफरेंस को जो है कोरिलेट करना है। कोरिलेट करके चलोगे तभी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है, और सीटेट का एग्ज़ाम अब फैक्चुअल ना आके अंडरस्टैंडिंग बेस आता है और आपको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी होता है। इसके लिए आप यूट्यूब पे तमाम वीडियोस हैं, चैनल्स हैं, उनको देख सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने लेवल पर इस चैप्टर को जो है कवर करो, अपने लेवल पे इस चैप्टर को जो है पढ़ो।
अब किसी भी विकास के लिए एनवायरनमेंट की जो है ज़रूरत होता है, जैसा एनवायरनमेंट होगा उसी प्रकार का जो है विकास होगा, ठीक है। और जिस प्रकार की सोसाइटी होगी उसी प्रकार का आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो एनवायरमेंटल दृष्टिकोण से और सोसाइटियल दृष्टिकोण से भी ये दोनों चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं, आपका पूरा का पूरा जो CDP का पोर्शन है ना, वो इन 3 टॉपिक पर ही निर्भर है। इन 3 टॉपिक, यदि आप इन 3 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो आपके लिए सीटेट निकालना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और इन्हीं के आधार पर आपके कुछ फैक्चुअल, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन हैं आप उसको जो है याद कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको जो है समझना ही पड़ेगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, फिर जो भी आपने ये टॉपिक पढ़े हैं ना, तो उनको अपनी थ्योरी से जो है, जो भी आपकी थ्योरी जो दी हुई है, थ्योरी में कौन कौन से आपको जो है फिलोसोफर जो है दिए हुए हैं, जीन पियाजे जो है दिए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाइगोस्की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्किनर और कोहलबर्ग, ठीक है। इन्होंने नैतिकता का जो है सिद्धांत दिया है। नैतिकता के सिद्धांत को अच्छे से पढ़ लेना। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से जो है पूछा जाता है, इसमें इसका जो है आता है, और इसमें लगभग जो है 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं और 2 क्वेश्चन इसमें स्किनर से भी जो है लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये हर बार आते हैं। तो जो जीन पियाजे ने बच्चों की जो है ना अवस्था जो है दी है, जो अभी मैंने जो है बताया, तो उसको आप इससे जो है कोरिलेट कर सकते हैं। यदि हम वाइगोस्की की बात करते हैं तो वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत दिया है, सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत दिया है, और इन्होंने कहा है कि भाषा पहले आई है, जबकि जीन पियाजे कहते हैं कि भाषा बाद में आई है, ठीक है। तो इन दोनों से क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं, तो आपको इन दोनों पर अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखनी है, ठीक है। और स्किनर, ठीक है। अच्छा, जो जीन पियाजे हैं, तो जीन पियाजे कुछ शब्दों की बात करते हैं, अनुकूलन की बात करते हैं, ठीक है, वैचारिक या जैविक परिपक्वता की बात करते हैं, नन्हे वैज्ञानिक की बात करते हैं, ठीक है। तो जो भी इन्होंने शब्दों की टर्मिनोलॉजी दी है, तो वो शब्द आपको जो है पता होने चाहिए, ठीक है। कोहलबर्ग की बात करें, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि इन्होंने नैतिकता का जो है सिद्धांत दिया है, लेकिन इन्होंने अलग अलग अवस्था और स्तर जो है दिए हैं, ठीक है। तो जो भी स्तर जो इन्होंने जो है दिए हैं, उन दोनों को ही आपको अच्छे से क्लियर करके जो है चलना है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के अतिरिक्त देखो, टर्मिनोलॉजी ऑफ वर्ड्स जो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ शब्द होते हैं, ठीक है, उनकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी आपको जो है पता होनी चाहिए। जैसे कि एक वर्ड आया स्कैप फोल्डिंग, तो स्कैप फोल्डिंग से कोई वर्ड आया तो आपको कोरिलेट करना है कि स्कैप फोल्डिंग किसने जो है दी है, स्कैप फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, पीर का मतलब क्या होता है, ZDP इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, और ये टर्मिनोलॉजी क्या है इसकी, और ये टर्म जो है किसने दिया है, ठीक है। मेटा कॉग्निशन, ठीक है। तो आपको जनरली पता होना चाहिए कि मेटाकॉग्निशन एक्चुअल में होता क्या है। तो ये क्या है, ये टर्मिनोलॉजी ऑफ वर्ड्स हैं। तो कई सारे क्वेश्चन आपके टर्मिनोलॉजी ऑफ वर्ड्स से आते हैं, जो आप इन्हीं टॉपिक्स में जो है कवर करेंगे। बट आपको फिर भी एक पेज पर इसको अलग से नोट डाउन करना है। स्कैप फोल्डिंग, इसका अर्थ क्या होता है, पीर का अर्थ क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हम देखें तो डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग से भी जो है क्वेश्चन आ जाता है गाइस, ठीक है। जिसे हम अभिसारी और अपसारी चिंतन भी कहते हैं, अभिसारी और अपसारी और अपसारी चिंतन, ठीक है। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हमारे अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमारे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। ये क्वेश्चन हमारे कम से कम जो है 10 से 12 क्वेश्चन हमारे अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा जो है देखते होंगे कि बच्चे जो है 10 से 12 का स्कोर CDP में ईजिली कर लेते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। चाहे आप CDP पढ़ के जाओ या मत जाओ, लेकिन फिर भी आप 10 से 12 का स्कोर जो है कर लोगे, ठीक है। तो यदि आपको अपना स्कोर बढ़ाना है तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। यही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है।
तो गाइस देखिए, मैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि 7 जुलाई का पेपर है, 7 जुलाई 2024 का, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पढ़ो। छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है, ठीक है। तो देखो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण, ठीक है। तो संस्कृति क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ पा रहे हो? देखो एक चीज़ और है इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि इसमें आया इंटेंशनल, इसमें आया अडेप्टिव, इसमें आया डिफरेंशिएटेड। तो आपको शब्दों की टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। यदि आपने शब्दों की टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, उसको अच्छे से जो है देखा है, तो आपको ये भी पता लगेगा कि कौन से शब्द जो है पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो जब आप ये पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को जो है समझोगे, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखोगे, तो आपको ईजिली जो है समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए सांस्कृतिक रूप से सुविचारित पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। अनुकूलित, ठीक है। अडेप्टिव, अडेप्ट करना, सीखना। और विभेदित, डिफरेंशिएटेड। क्लास के अंदर सभी बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो सभी में हमें डिफरेंशिएट करना जो है ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपकी शब्दों की जो है टर्मिनोलॉजी को आपने समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी हम कक्षा के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो कोई बच्चा पढ़ने में तेज़ होता है, कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर होता है, तो हमें वहाँ पर विभेदित अप्रोच जो है लगानी पड़ती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण की स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों को किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आया, छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने। तो छात्रों को क्या बता रही है, पर्यावरण के बारे में बता रही है, ठीक है। तो पर्यावरण किससे रिलेटेड है, ये प्राकृतिक से ना। पर्यावरण क्या है, ये प्राकृति तो है, प्राकृतिक बुद्धि से रिलेटेड है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। ये भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन जो है टफ लग रहे हो और आप मेरी बात को जो है ना समझ पा रहे हो। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण ये है क्योंकि आपने अभी सिलेबस पढ़ा नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया। यदि आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, क्लियर किया है, तो आपको ये चीज़ें ईजिली तरीके से जो है समझ में आएगी, ठीक है। तो इसी में ही हम कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं। पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं कुछ हमारे जो है नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो जब आप शब्दों की टर्मिनोलॉजी को जो है समझ जाओगे, तब आप पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंस भी जो है समझ जाओगे और क्वेश्चन को इसी ट्रिक से जो है सोल्व भी कर लोगे, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन एक और है, इसको आप लोग जो है देखिए। अभिकथन कह रहा है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये बताइए, जो शिक्षक होते हैं क्या वो विद्यार्थियों को बहस के लिए, चर्चा के लिए और सहयोग के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। ये तो एकदम उचित बात है, सही बात कह रहा है। टीचरों को ऐसा करना चाहिए भाई। कक्षा के अंदर चर्चा करवानी चाहिए, कोई भी टॉपिक है, ठीक है, उसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं पे चर्चा होनी चाहिए। क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और यदि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो उनको पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। और यदि कोई बच्चा अपनी तरफ से कोई तर्क दे रहा है तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में जो है पॉजिटिव है। कारण देखिए, कारण हमको इसके अनुसार जो है बताना होता है। ये जो भी हमने पहला कथन पढ़ा है, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो देखो ये निष्क्रिय अपने आप में ये नेगेटिव है भैया। जब ज्ञान प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जब नॉलेज का प्रोडक्शन होगा, तो ये इनएक्टिव प्रोसेस थोड़ी ना है, ये तो एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा ना। तो ये छोटी सी चीज़ पे ही आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। भाई सामूहिक गतिविधियों में लगे रहना, संलग्न रहना, ठीक है, अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा जो है डालता है, ठीक है। तो ये जो है ये यहीं पे नेगेटिव हो गया है। तो यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है। समझ में आया आपको? गाइस एक दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ये भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता
रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? तो देखिए, एक 12 साल की लड़की है, ठीक है, जो विशेष संगीत क्षमता रखती है, ठीक है ना, ठीक है, म्यूजिकल एबिलिटी है उसके अंदर, ठीक है। और ऐसा क्यों है? बोथ हर पेरेंट्स एंड, उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं, अकम्प्लिस्ड सिंगर्स, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? अनुवांशिकता, उसके माता पिता हैं वो पहले से ही जो है गायक है, निपुण गायक है, अनुवांशिकता, ठीक है, हेरिडिटी आ गई। और दूसरा वातावरण, वातावरण भी तो जो उसे मिल गया, उसको एनवायरनमेंट भी तो जो है मिल गया, इसी कारण तो ऐसा हो रहा है। तो ये क्या है? ये एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन से आया हुआ है। तो गाइस देखिए, ये भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने वाला। तो भैया प्रगतिशील शिक्षा है, बच्चा जो है आज्ञाकारी हो और केवल ज्ञान का उपभोग करे, कहीं ऐसा होता है क्या? तीसरा कमज़ोर और सुरक्षा की ज़रूरत। बच्चे कमज़ोर होते हैं लेकिन उनको क्या हर समय जो सुरक्षा की ज़रूरत होती है? मासूम और आश्रित। बच्चे क्या मासूम और आश्रित ही होते हैं? जो प्रगतिशील कक्षा होती है ना, उसमें एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को कैसे देखता है? ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला। मतलब बच्चा जो है क्या है? नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर्स, ठीक है। वो एक जो चाइल्ड है वो नॉलेजेबल है और वो क्या करता है? वो मीनिंग बनाता है, ठीक है ना, अर्थ की रचना करता है। गाइस देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अभिकथन है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। तो ये पॉजिटिव है। देखो, शिक्षकों, जो टीचर्स होते हैं, वो शिक्षार्थियों, जो स्टूडेंट्स होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। भाई मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि धरती पे विद्यमान कोई भी प्राणी समान नहीं है, उनमें किसी न किसी प्रकार का अंतर है, ठीक है। कोई मानसिक रूप से, कोई बौद्धिक रूप से, कोई शारीरिक रूप से, कोई लंबा है, कोई काला है, कोई गोरा है, ठीक है, कोई पढ़ने में तेज है, कोई कमज़ोर है, ठीक है। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनके अंदर। तो इन सभी चीज़ों का शिक्षक को क्या करना चाहिए? ध्यान, सम्मान करना चाहिए, ठीक है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अच्छे पृष्ठभूमि से आता है, कोई उतने अच्छी पृष्ठभूमि से जो है नहीं आता है। तो इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए टीचर को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण को समायोजित करना चाहिए, ठीक है। सबको समायोजित, समान रूप से साथ लेके चलना चाहिए। तो पॉजिटिव है अपने आप में। फिर देखिए कारण क्या कह रहा है? शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एकदम पॉजिटिव है, यानी कि ए सही है। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि से के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। ये बचना क्यों चाहिए? सॉरी, मैंने जो ध्यान नहीं दिया था, बचना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। भाई विद्यार्थियों के बीच सहयोग से, समूह कार्य से और बातचीत से बचना चाहिए। भाई ये तो जो है नेगेटिव है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसीलिए ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। इसका ये होगा। तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था। ये लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन को देखिए, ये भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए, ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए टीचर को? विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित, देखो ये हतोत्साहित आ गया, ये नेगेटिव वर्ड है, ये अपने आप में गलत है। ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हों। भैया निष्कर्ष हो, ठीक है, कंक्लूजन हो, ठीक है, कहाँ गया, इन्वॉल्व एक्सप्लेनेशन एंड इन्फ्रेंसेस, ठीक है, निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हों। तो ये तो पॉजिटिव है। देखो ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचना और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। बचना क्यों चाहिए भाई? ये भी गलत है। केवल आ गया, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। तो आप ऐसे ही शब्दों की टर्मिनोलॉजी को जो है समझ कर क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन दिए उसे एलिमिनेट कर सकते हैं,
ठीक है गाइस। तो गाइस ये हमने जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है देख लिए हैं। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमें टर्मिनोलॉजी ऑफ वर्ड्स इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कुछ पढ़ो या मत पढ़ो लेकिन शब्दों की टर्मिनोलॉजी को जो है ज़रूर पढ़ो। यदि आपके पास सीटेट की कोई भी सोल्व प्रीवियस ईयर पढ़ा हुआ है, चाहे वो यूथ पब्लिकेशन का है चाहे वो किरण पब्लिकेशन का है, आप वहाँ पे भी जाके शब्दों की टर्मिनोलॉजी को जो है समझ सकते हैं। जैसे कि यदि आपको किसी क्वेश्चन में स्कैप फोल्डिंग मिल जाता है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, पार्ड मिल जाता है उसको नोट डाउन कर लीजिए, ZDP मिल जाता है उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसको नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। ठीक है गाइस। अच्छा, शब्दों की टर्मिनोलॉजी में ना डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया ये सब चीज़ भी आ जाती है। तो डिसलेक्सिया क्या है, डिसग्राफिया क्या है, डिसकैलकुलिया क्या है, तो ये शब्दों की टर्मिनोलॉजी है। आपको टर्मिनोलॉजी को ही समझना है कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है गाइस, आई होप आपको जो है मेरा जो भी मैंने आपको जो है बताया है कि आप कैसे CDP को प्रिपेयर कर सकते हैं वो आपको समझ में भी आया होगा और ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, आपको जब भी पेपर देना है तो आपको अपने माइंड में रखना है कि 30 में से मुझे एटलीस्ट 25, 26, 27 से तो कम आपको जो है स्कोर नहीं करना है इसके अंदर। गाइस मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप अच्छे से चीज़ों को जो है एनालाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, शब्दों की टर्मिनोलॉजी को जो है समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को जो है समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप कम से कम अपना जो है 27 नंबर का टारगेट लेके जो है ज़रूर चलो। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से पूरी की पूरी स्ट्रेटजी थी कि किस प्रकार से हम CDP को हम रेडी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप जो है मानसी मैडम हैं, सचिन सर हैं, उनकी वीडियोस भी जो है देख सकते हैं। ठीक है, और मैं ये कहूँगा कि वीडियोस देखने से कुछ होता ज़रूर है लेकिन सबसे ज़्यादा असर तब पड़ता है जब हम सेल्फ़ स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जब तक आप सेल्फ़ स्टडी नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मैं भी आपको लिख के बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ़ स्टडी है जो इतना मैं आपको जो है बता पा रहा हूँ या समझा पा रहा हूँ। चाहे सचिन सर पढ़ा रहे हैं, चाहे मानसी मैडम पढ़ा रही हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ़ स्टडी के कारण ही उतना बता पा रही हैं, समझा पा रही हैं। यदि आपका गोल सिर्फ़ और सिर्फ जो है पेपर जो है निकालना है, क्वालिफाई करना है, ठीक है, चाहे वो तुक्के से ही होता हो, तो आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।